हेलो एवरीवन। आप सबका मेरे चैनल स्टडी फॉर जॉब पर स्वागत है। आप सबकी डिमांड थी कि मैम पीजीटी फिजिक्स के लिए भी क्लासेस शुरू कीजिए, तो आज हम एक मैराथन पीजीटी फिजिक्स के लिए लेकर आए हैं। आप इस क्लास को प्यार दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास मतलब ये क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। अब पीजीटी फिजिक्स मतलब आप पीजीटी फिजिक्स से चाहे DSSB का पेपर दे रहे हो या राजस्थान पीजीटी टीचर का या फिर हरियाणा पीजीटी टेट मतलब जो एस्टेट लेवल 3 आता है पीजीटी का, उसके लिए जहाँ भी आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है ये क्लास आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। और हम इस क्लास को हमें कंपटीशन के लेवल से कैसे पढ़ना है उस तरीके से पढ़ेंगे, ना कि ऐसे कि +1 2 में हम कैसे पढ़ते आए हैं। तो आपको डिफरेंस साफ दिखाई देगा। और अगर आप ये क्लासेस लगाते हो तो आपका पीजीटी फिजिक्स करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब एस्टेट केवीएस DSSB या यूपी टीजीटी पीजीटी ये क्लास सबके लिए बेनिफिशियल है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, देखिए पीजीटी फिजिक्स जहाँ कहीं भी है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरुआत करेंगे। आज हम शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से और ये क्लास लंबी रहेगी, तो आप पूरी क्लास को देखिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहीं भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाए। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब भी कोई चार्ज रेस्ट में होता है उस सिचुएशन को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। तो आज जो भी हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जब चार्ज रेस्ट में है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसमें हम चार्ज की रेस्ट पोजीशन के बारे में जो भी होता है वो सब पढ़ेंगे। तो हम क्लास शुरू करते हैं। देखिए पीजीटी फिजिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स सब कुछ हम क्लियर करेंगे। और ऐसे ही मैराथन आएंगी इसी चैनल पर, तो आप जुड़े रहिए। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। मतलब इंडक्शन का मीनिंग क्या होता है? इंडक्शन का मीनिंग होता है चार्ज जनरेट करना विदाउट टचिंग। जैसे हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब कर कर चार्ज जनरेट कर सकते हैं। दूसरा, हम बिना बिना रब करे भी उसमें चार्ज जनरेट कर सकते हैं। तो इंडक्शन की प्रोसेस भी वही है, हम दो ऑब्जेक्ट को टच नहीं करेंगे और उनमें चार्ज जनरेट हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं। फिनोमिना ऑफ temporary electrification of a conductor in which opposite charge appear at its closer end and similar charge appear its farther end। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक न्यूट्रल बॉडी ले ली। एक मिनट, सबसे पहले हमने ली एक न्यूट्रल बॉडी, इस पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब इसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, वो एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है दोनों ने। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है। तो ये एक न्यूट्रल बॉडी की डेफिनेशन ये नहीं होती कि उसके अंदर चार्जेस नहीं है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव भी, लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड में होते हैं, इसलिए वो एक न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, हमने एक न्यूट्रल बॉडी ले ली, ये एक न्यूट्रल बॉडी थी, ठीक है। अब इसके नजदीक हम एक रोड लेके आए जो पॉजिटिवली चार्ज है। कैसी रोड लेके आए? जो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। जब हम इस पॉजिटिवली चार्ज रोड को इसके नजदीक लाएंगे तो होगा क्या, जो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, तो पॉजिटिव से जो नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव रॉड जब हम इसके नजदीक लेके आए तो इसके अंदर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव चार्ज। तो इधर क्या आ गए? नेगेटिव। और नेगेटिव किसको रिपेल करेंगे? इधर इधर सेपरेट हो गए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। सेम ऐसा ही यहाँ हुआ, जब हम पॉजिटिव रोड को इसके नजदीक लेके आए तो नेगेटिव चार्ज ए पॉइंट पर आ गए और पॉजिटिव चार्ज बी पॉइंट पे आ गए। अब हम अगर हम दो रोड लेते हैं ऐसी ही जो जो न्यूट्रल है, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव।
अब हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, जो हम ये पॉजिटिव रोड लेके आए उसको इससे ऐसे ही चिपकाए हुए धीरे धीरे हम इसको अलग करेंगे। मतलब अगर हम इसको अलग कर देते हैं तो वो ये दोबारा से न्यूट्रल हो जाएंगे। अगर हम इस रोड को हटा देते हैं फिर से ये न्यूट्रल बॉडी बन जाएंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस रोड को इसके साथ पकड़े पकड़े इसको अलग करना होगा, ए रोड को अलग करना होगा। ठीक है, तो ए को अलग किया, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज रोड हो गई, ये नेगेटिव, दोनों को हमने चार्ज रोड कर लिया। कौन से मेथड से किया, इंडक्शन से। आपको इंडक्शन मेथड समझ में आ गया होगा। कोई न्यूट्रल बॉडी है, एक पॉजिटिव रोड लेके आएंगे इसके नजदीक, फिर क्या करेंगे चार्ज अपीयर हो जाएगा, फिर उस रोड को नजदीक किए किए ही हम उसको सेपरेट करेंगे। एक नेगेटिव चार्ज रोड मिल जाएगी, एक पॉजिटिव। न्यूट्रल से हमने चार्ज बॉडी बना ली। इस मेथड को कहेंगे इंडक्शन। और मेन बात क्या है, इसके बीच में गैप है, हमने इसको टच नहीं किया है। तो बिना टच किए हमने एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी बना दी। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, इनके नोट्स बना सकते हैं, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं एलिमेंट सिंबल। ये हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी, लेकिन जब फिजिक्स की बात करते हैं तो देखिए पढ़ते हैं, ये एक कोई भी एलिमेंट है, ये होता है एटॉमिक नंबर और ये होता है मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, हमने जो कल की क्लास पढ़ी थी एटम एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें भी मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल। ठीक है, और जो मास नंबर होता है वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये थी डेफिनेशन सिंपल सी। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो एटॉमिक नंबर में से मास नंबर में से एटॉमिक नंबर रिमूव कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए मैं एग्जांपल से बताती हूँ आपको। ये ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16। ठीक है, अब इसमें अगर हमसे कोई पूछे बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 8। ठीक है, एटॉमिक नंबर के इक्वल ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन भी 8। और अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमने क्या पढ़ा था, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या था, 16 माइनस 8 कितना आया, 8। ठीक है, ये आ गई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अगर न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमें पता है तो हम उसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर इजीली निकाल सकते हैं। देखिए आगे पढ़ते हैं। चार्ज ऑफ प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्लस ई, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये चार्ज की यूनिट होती है कूलम। दूसरा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, -c। बस माइनस का डिफरेंस है, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये तो पढ़ लिया हमने एक एलिमेंट के बारे में। अब चार्ज के बारे में हमने पढ़ा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो देखते हैं हम। पहली एडिटिव नेचर, चार्ज जो होता है एडिटिव नेचर का होता है। मतलब ये कोई भी सीट है, इसमें प्लस क्यू है, 2q है, -q है, तो एडिटिव नेचर का मतलब क्या हुआ, हम इन तीनों को जोड़कर लिख सकते हैं। 2q + q 3q, और ये माइनस में है तो -q, तो ये आ जाएगा टोटल चार्ज इसमें बात करें तो 2q। एडिटिव नेचर का होता है, चार्ज को हम इजिली जोड़ सकते हैं, q1 + q2 अप टू जितने भी चार्ज हमारे पास प्रेजेंट। दूसरा क्वांटाइजेशन।
चार्ज क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? चार्ज एक फिक्स नंबर में होता है। मतलब ये एन की वैल्यू हो सकती है 1 2 3, कितनी भी हो सकती है एन की वैल्यू। एन की वैल्यू कभी भी 1/2 नहीं होगी, 2/3 नहीं होगी। मतलब वो एक फिक्स होती है। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो हमें कोई भी चार्ज जो भी मिलेगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर 2 से कर दिया, या फिर या फिर या फिर 3 से कर दिया, मतलब ऐसे चलेगा ये, या फिर 4 से कर दिया। मतलब इस नंबर को हम 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ही है क्वांटाइजेशन। मतलब जो भी हमें चार्ज मिलेगा 1.6 का मल्टीपल मिलेगा। आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, कंजर्व्ड। चार्ज कंजर्व्ड होता है, मतलब चार्ज एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। चार्ज मतलब फिक्स होता है, एक नंबर में होता है, तो हम कह सकते हैं चार्ज एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वार्क मॉडल। अब हमने पढ़ा था एटम में जो सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्वार्क मॉडल में हमें बताया गया प्रोटॉन से भी छोटे कुछ प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन से भी छोटे कुछ प्रेजेंट होते हैं। तो वो हैं क्या, उनके बारे में हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बट जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उतना हम पढ़ेंगे। देखिए, प्रोटॉन UUD, न्यूट्रॉन UDD। आप इन दोनों टर्म को अच्छे से याद रखिएगा। प्रोटॉन UUD आप कोई भी ट्रिक बना के रख सकते हैं, न्यूट्रॉन UDD, ठीक है। अब एक चार्ज होता है, हमने क्या पढ़ा था, चार्ज क्वांटाइज है, मतलब n का मल्टीपल है। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, +2/3e, तो इसको बोलेंगे टक, TUC। T का मीनिंग होता है टॉप, U का अप, C का चार्ज। आपको इसको एज इट इज याद रखना है। और अगर चार्ज -e/3 है तो इसको बोलेंगे DSB। आप टक, कट, कोई भी DSB, कोई भी अपनी ट्रिक बनाकर इसको याद रखिए। अगर टक लिख रखा है तो +2/3e, DSB लिख रखा है तो -e/3। अब D का मतलब डाउन, S का मतलब स्ट्रेंज, B का मतलब बॉटम, ठीक है। आपको इसके बारे में बस इतना ही याद रखना। प्रोटॉन क्या पढ़ा हमने, UUD, न्यूट्रॉन UDD। और अगर चार्ज +2/3e है तो उसको बोलेंगे टक, TUC। और अगर -e/3 है तो उसको बोलेंगे DSP। और ये इनकी मीनिंग, T का मतलब टॉप, U का अप, C का चार्म, D का डाउन, S का स्ट्रेंज, ठीक है, और B का बॉटम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब इस टॉपिक का मेन पार्ट यहाँ से शुरू होता है, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, जब हम कूलम्ब्स लॉ को पढ़ते हैं तो इसमें दो चार्ज प्रेजेंट होते हैं, दोनों अपनी एक फिक्स पोजीशन पर होते हैं, उनके बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस होता है। वो कूलम्ब्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। और ये हम पढ़ेंगे। देखिए, दो चार्जेस हैं, एक Q1 और एक Q2, ठीक है। दोनों को एक R डिस्टेंस से सेपरेट कर रखा है। अब हम पढ़ रहे हैं कंपटीशन के लिए, तो हम डेरिवेशन को नहीं करेंगे, बट हम उसको समझ के और फॉर्मूलों पर कंसंट्रेट करेंगे। देखिए, अब मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये आप पढ़ चुके हो। आपको ध्यान क्या रखना है, कूलम्ब्स लॉ में जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या है, 1/4πε Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। ये कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है। किस सिचुएशन में है ये, जब इन दोनों चार्ज के बीच में वैक्यूम है, वैक्यूम या एयर भी मान सकते हो, मतलब कोई मीडियम नहीं है, तब ये फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई r², ठीक है। ये अवसाय क्या है, जो अवसाय नोट है, अगर हम इसके अंदर कोई मीडियम डाल दें तो k से मल्टीप्लाई होगा और ये आएगा अवसाय। अवसाय इज इक्वल टू ε0 k, ठीक है। देखिए,
के की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो अवसाय डिवाइड बाई अवसाय नोट, और ये एक टर्म आ जाती है अवसाय आर, रिलेटिव परमिटिविटी। फॉर वैक्यूम, हमने वैक्यूम के लिए पढ़ा, वैक्यूम के लिए के की वैल्यू होती है 1, ये दे रखी के की वैल्यू 1। और अगर कोई मीडियम प्रेजेंट है इन दोनों चार्ज के बीच में, अगर कोई मीडियम प्रेजेंट है तो के की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर कोई मीडियम प्रेजेंट है तो के की वैल्यू ग्रेटर देन 1, अगर वैक्यूम है तो के की वैल्यू 1। अब हमने फोर्स पढ़ लिया वैक्यूम के लिए, अब हम मीडियम के लिए भी देख लेते हैं। ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था यहाँ पर, ठीक है, इसके साथ के भी मल्टीप्लाई था, लेकिन मैंने क्या बताया, वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1, तो इसको लिखने की आवश्यकता हमें नहीं, लेकिन यहाँ पर मीडियम है तो के लिखेंगे Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी मीडियम होगा उसके अकॉर्डिंग के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, के यहाँ भी प्रेजेंट था, देखिए एप्सिलॉन नॉट के लिख सकते थे, लेकिन के की वैल्यू क्या है वैक्यूम के लिए 1, इसलिए हमने यहाँ पर के नहीं लिखा। ठीक है, अब एफ मीडियम, फोर्स मीडियम के अंदर और फोर्स वैक्यूम के बीच में अगर हम रिलेशन निकालें तो जब हम इसको, जो वैक्यूम में जो फोर्स है एफ नॉट, जब इसको मीडियम से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा के। ठीक है, और इसको अरेंज करके लिख रखा है, इस के को नीचे ले आए और एम को ऊपर, एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट बाई के। बहुत ही सिंपल सा है, ये रिजल्ट आप याद रखिएगा। अगर रिजल्ट भी याद नहीं है तो आप ये दोनों फोर्स अगर आपको याद हैं तो इससे आप ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी यूज हुई है, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, आपके लिए 9 × 10⁹ इसकी कंप्लीट की वैल्यू याद रखना जरूरी है, साथ में ये यूनिट अगर आप याद रख सकते हैं तो ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर। अगर आप नहीं भी रख सकते तो इस सारी क्वांटिटी को इधर लाएंगे, जैसे देखिए फोर्स की यूनिट न्यूटन, ठीक, आर ऊपर आया, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये 2 कूलम्ब में है तो ये कूलम्ब स्क्वायर, इजली आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आ गई ना। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट याद रखें, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आप याद रखिएगा, 8.85 × 10⁻⁻12, ये 12 है -12, जो ये इसकी यूनिट आई थी इसको उल्टा कर दीजिए, कूलम्ब स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपको यहाँ तक समझ आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने पढ़ा था। अब जो हमने पीछे कूलम्ब्स लॉ पढ़ा वो एक सिंपल पढ़ा, मैग्नीट्यूड पढ़ा फोर्स का। अब हम वेक्टर फॉर्म देखते हैं इसकी कैसी है। देखिए, 2 सेम चार्ज ले लीजिए, Q1 एंड Q2। ठीक है, Q1 Q2 चार्ज ले लिए, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R। एक मिनट रुकेगा, R, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, R। अब इस पॉइंट पे देखिए, सबसे पहले Q1 पर देखिए कितना फोर्स मिलेगा हमें। Q1 पर फोर्स का फॉर्मूला F12 मान सकते हैं इसको, 1 के ऊपर 2 की वजह से, 1 के ऊपर 2 की वजह से फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर और R21, ये मैग्नीट्यूड के लिए वेक्टर फॉर्म के लिए हमने लिख दिया। अब इसकी डायरेक्शन ये होगी F12, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव इस चार्ज को ये रिपेल करेगा, तो इस चार्ज पर इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ये आ गई। अब दूसरा F21, अब इस पर, इस चार्ज पर Q2, ये पॉइंट मान लीजिए A और B।
अब बी पॉइंट पर जो चार्ज रखा है उस पर Q1 की वजह से भी कुछ फोर्स लगेगा। अब उस फोर्स की वैल्यू F21, इस 2 पर 1 की वजह से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें आप कंफ्यूज ना हो, F12 था ये F21 है। 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर, और r का वेक्टर r1 1 की वजह से 2 पर। ठीक है, आपने ये पढ़ लिया। अब ये R12 और R21 में अगर रिलेशन देखें तो माइनस का डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। इसका फोर्स इधर है, इसका फोर्स इधर होगा। ठीक है, ये F21 समझ गए। तो दोनों का फोर्स का बीच का डिफरेंस देख लीजिए, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ये माइनस किस लिए आया, डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है। मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, क्योंकि बीच का डिस्टेंस सेम है, दोनों चार्ज सेम है, तो इनका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, ये पढ़ लिया। अब कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा, इसके कुछ लिमिटेशन है वो देखिएगा। चार्ज शुड बी रेस्ट, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे चार्ज रेस्ट। तो कूलम्ब्स लॉ किसके लिए अप्लीकेबल है, चार्ज इन रेस्ट। जो चार्ज रेस्ट में होंगे हम उसी पर कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट चार्ज, चार्ज पॉइंट होना चाहिए, स्मॉल चार्ज। ठीक है। तीसरा, जो उनके बीच का जो डिस्टेंस है, दो चार्जेज के बीच का डिस्टेंस, वो 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा होना चाहिए, तब ही हम उनके बीच में फोर्स निकाल सकते हैं। तो ये कूलम्ब्स लॉ की 3 लिमिटेशन थी, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। हमने फोर्स पढ़े, फोर्स कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, और ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, बट अब यहाँ पर हम इन दोनों के बीच में कुछ सिमिलरिटीज हैं, कुछ डिफरेंस है, वो देख लेते हैं। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्ब फोर्स। सबसे पहले कूलम्ब फोर्स देखिए, इसका फॉर्मूला 1/4πε0 k Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो Gm1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। ठीक है, दोनों का ये फॉर्मूला। दोनों में हमें सिमिलर क्या दिख रहा है, दोनों फोर्स बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये पॉइंट देखिए, दोनों में जो फोर्स है वो डिस्टेंस के इनवर्सली, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। तीसरा, ऑलवेज अट्रैक्टिव। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मास पे डिपेंड करता है, और मास एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, कभी भी रिपेल नहीं करता ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, लेकिन ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी, क्योंकि इसमें दो चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। मीडियम इंडिपेंडेंट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस पर मीडियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बट इस पर मीडियम का, जो हमने ये टर्म पढ़ी थी एप्सिलॉन नॉट की, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। ये भी कंजर्वेटिव है और ये भी कंजर्वेटिव है। तो इन दोनों फोर्स के बीच में कुछ सिमिलरिटीज थी, कुछ डिससिमिलरिटीज थी, वो हमने पढ़ी। अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आता है, जब इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं तब क्या होता है। देखिए, दो सीट ले ली गई, एक पॉजिटिवली चार्ज है एक नेगेटिवली चार्ज है। यहां पर रखा हमने नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम आगे, जो इसी क्लास में आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में, लेकिन मैं आपको फिलहाल बता देती हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से आगे जाता है और नेगेटिव की तरफ आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर ये सीट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है। अब इस चार्ज को बैलेंस करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन हो गई। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, तभी हम इस चार्ज को बैलेंस कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल ऊपर की ओर कब लगेगा, अगर ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लग रही है, तो इसमें सिंपल सी बात है, अगर चार्ज पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है,
पॉजिटिव से अवे जा रही है, तो जो फोर्स होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जो फोर्स है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये बात याद रखें, अगर चार्ज पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, फोर्स अपोजिट। ये इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं हम, तो ये चार्ज इजीली बैलेंस हो गया। जितना ग्रेविटेशनल लग रहा है उतना इलेक्ट्रिक, हम इस चार्ज को बीच में बैलेंस कर सकते हैं। दूसरी बात आती है, अगर इस प्लेट को हम नेगेटिव कर दें, ऊपर वाली को, और इसको पॉजिटिव कर दे, देखिए इसको नेगेटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया, और तो हम इनके बीच में कौन सा चार्ज लें, पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें कि वो बैलेंस हो जाए। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स तो फिक्स है, नीचे की ओर ही लगेगा। अब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा अवे, ये हमने पढ़ा। और अगर बीच में पॉजिटिव चार्ज रख रखा है, ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज, ये हमने ये नेगेटिव चार्ज के लिए पढ़ा था हमने, सॉरी ये नेगेटिव चार्ज था। अगर नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है तो फोर्स की ये होगी, ठीक है, ये नेगेटिव के लिए था और ये पॉजिटिव के लिए था। पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो ही फोर्स की डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज था, वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज में क्या, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, फिक्स है ये, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज में दोनों चीज एक ही डायरेक्शन में लगती हैं। नेगेटिव में जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा फोर्स उसके अपोजिट लगेगा, ठीक है। अब चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, एफ ई, ठीक है। ये हमने दिखा रखा एफ ई ऊपर की तरफ, एफ जी नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये चार्ज बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट, दो चार्जेस के बीच में हमने फोर्स पढ़ लिया, अब हम फोर्स पढ़ते हैं मल्टीपल चार्जेस के बीच में, ठीक है। हमारे पास चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड अप टू Qn, बहुत सारे चार्जेस हैं हमारे पास, ठीक है। अब इनकी वजह से फोर्स क्या रहेगा, सेम वही। चार्ज कैसा है, एडिटिव नेचर का, फोर्स भी एडिटिव नेचर का, हम उसको जोड़ते जाएंगे। Q1 Q2 की वजह से F12, 1 3 की वजह से 1 3, 1 4 होता तो 1 4, अप टू 1n है तो 1n, और सिंपली हम फोर्सेस को जोड़ देंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल, जैसे कि चार्ज एडिटिव नेचर का होता है सेम फोर्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, Q कोई सोर्स चार्ज है, ठीक है, और Q0 टेस्ट चार्ज है। ये कोई Q चार्ज था, ठीक है। अब कोई भी चार्ज है वो एक रेंज तक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलता है, ठीक है। मान लीजिए इस चार्ज की जो रेंज है वो है ये सर्कल जो आपको दिख रहा है, इस रेंज तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। जैसे आपने मैग्नेट का देखा होगा, मैग्नेट को नजदीक लाते हैं वो अट्रैक्ट करती है, ज्यादा ही दूर ले जाएंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उस मैग्नेट का कुछ फील्ड है। ऐसे ही इस चार्ज का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एक क्यूनो टेस्ट चार्ज लेके आएंगे, टेस्ट क्यों, चेक करने के लिए कि कहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इस क्यू नोट को इसके नजदीक लाया गया तो हमें पता चला यहाँ तक इस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, फोर्स डिवाइड बाई क्यू नोट। क्यू नोट क्या, ये जो टेस्ट चार्ज था, ठीक है। और एक टर्म और है E इज इक्वल टू वी बाई एल, ये आगे की क्लासेस में जब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल वहां बताऊंगी मैं आपको V बाई एल, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। देखिए अब इस फॉर्मूले को ड्राइव करना बहुत आसान है। फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर,
ये था फोर्स, ठीक है। अब इस फोर्स को डिवाइड करना है क्यू नोट या फिर क्यू वन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सिंपली क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 डिवाइड बाई आर स्केयर, ठीक है। ये फॉर्मूला कैलकुलेट करना काफी इजी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की आप यूनिट भी याद रखिएगा, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो मैं पीछे बात कर रही थी, पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स, तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से अवे जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव बंदे पसंद नहीं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अवे जाएगा, ठीक है। और अगर फोर्स है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का साथ देगा। आप याद रखिएगा, अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगा, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का साथ देगा, वो भी उससे उसी की डायरेक्शन में जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की सेम डायरेक्शन होती है और अवे होती है, पॉजिटिव चार्ज से अवे, ठीक है। नेगेटिव चार्ज में बात करते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव बंदे बहुत पसंद है, तो नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, लेकिन फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करता है और वो उससे दूर जाता है। दोनों की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ आ रहा है लेकिन फोर्स उससे दूर जा रहा है, ठीक है। पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड का साथ निभाता है फोर्स, लेकिन नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करके दूसरी डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अब पॉइंट चार्ज की वजह से मैंने आपको पीछे ही समझा दिया था, फोर्स को Q1 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, और इसकी यूनिट क्या पढ़ी थी हमने, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये इसकी यूनिट पढ़ी थी हम। अब नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, हमने फोर्स पढ़ा ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, बहुत सारे चार्जेस हैं तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम वैसे ये भी एडिटिव नेचर का होता है, जुड़ता चला जाएगा। E1 E2 E3 ये पॉइंट P है, यहाँ पर Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, Q2 की Q3 की वजह से। यहाँ पर चार्ज एक ही होता है, क्यू फोर्स में दो चार्ज प्रेजेंट होते हैं लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में सिंगल चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो मैं आपको बता दूं, फोर्स तो क्या होता है, Q1 Q2 दो चार्जेस के बीच लग रहा है, या तो अट्रैक्ट या रिपेल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जैसे ये चार्ज है Q, तो इसका इफेक्ट कहाँ तक है, कहाँ तक हमें पता चल रहा है कि यहाँ कोई चार्ज रखा है, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये सिर्फ सिंगल चार्ज की वजह से ही हम निकाल सकते हैं, ठीक। फोर्स बिटवीन चार्ज एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब हमें फोर्स निकालना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। देखिए सबसे पहला लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर लीनियर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, तो इसको हम कहते हैं लैम्डा, रिप्रेजेंट करने के लिए। डेंसिटी के टर्म में हम इसको यूज करते हैं Q/L, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं dQ/dL। अब इसकी वजह से जो फोर्स आएगा, देखिए फोर्स का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एक मिनट, देखिए फोर्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमने ये फोर्स पढ़ा था, तो एक क्यू तो फिक्स है, ठीक है, एक क्यू तो फिक्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन, एक क्यू तो बाहर ले आए, ठीक है। और इसको अंदर क्यू Q2, इस Q2 को यहां से लिखिएगा, DQ को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा DL। इस DQ को, ये DL इधर आएगा तो हम DQ को लिख सकते हैं लैम्डा DL। ये इंटीग्रेशन क्यों आया, क्योंकि जो ये फॉर्मूला था ये पॉइंट चार्ज के लिए था, अब ये लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है, इस वजह से ये DQ की टर्म आई और इंटीग्रेशन आया, ठीक है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमें मिल गया फोर्स का,
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको समझा दिया गया है कहाँ से आया ये फॉर्मूला। जो दूसरा क्यू था उसकी जगह रखा हमने लैम्डा डीएल, बस ये किया हमने, मिल गया हमें लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए पूरे सरफेस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, और फिर वो ही सेम डी क्यू बाई डी ए। अगर डी क्यू की यहाँ से वैल्यू निकालें तो आएगी सिग्मा डी ए, ठीक है। और क्यू की जगह हम रख देंगे, जो सेकंड क्यू आएगा उसकी जगह रख देंगे सिग्मा डी ए, और सारा फॉर्मूला एज इट इज है जो फोर्स का होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक वॉल्यूम में हमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, रो क्यू बाई बी, मतलब वॉल्यूम। डी क्यू बाई डी वी लिखा, यहां से हमारे पास डी क्यू क्या आया, रो डी वी, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला, एक क्यू तो एज इट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो सेकंड क्यू था उसकी जगह रख दिया रो डी वी। देखिए इस क्यू की जगह रख दिया रो डी वी, आर स्क्वायर एज इट इज, और ये इसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे, एक बार और देख लीजिएगा। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये फॉर्मूला, फोर्स का ये, सरफेस के लिए सिग्मा से रिप्रेजेंट किए, और फोर्स का हमारे पास आ गया ये फॉर्मूला, ठीक है। और वॉल्यूम के लिए ये फॉर्मूला, आपको ये तीनों याद रखनी, ये आगे आपके काम आएंगे, ठीक है। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप और चार्ज ऑफ चार्ज, ठीक है। अब तक हमने पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सर्कुलर लूप के लिए। ये एक सर्कुलर लूप है जो पॉजिटिवली चार्ज है, देखिएगा, और ये इसका रेडियस है a। हमें निकालनी है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चार्ज रिंग के सेंटर से जो ये लेंथ है ये है x, ठीक है। अब हम यहां से लेंगे ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। अब ये एक प्लेन की तरह बिहेव करेगा, जो ये वाला हिस्सा है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से अगर निकालते हैं तो डीई की डायरेक्शन ये, और यहां से निकालते हैं तो डीई की डायरेक्शन ये। अब हम इनको वेक्टर को कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे, तो जो ये साइड आती है ये डी साइन थीटा, ये भी डी साइन थीटा, ठीक है। ये डीई कोस थीटा, डीई कोस थीटा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये नीचे है ये ऊपर, तो ये दोनों टर्म एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। हमारे पास बचा क्या, ये डीई कोस थीटा और डीई कोस थीटा, ठीक है। तो हम इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे 2DE कोस थीटा, 2DE कोस थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल फॉर्मूले की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रहेगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। उसी में जब हम ये x की वैल्यू लेंथ के लिए पुट करेंगे तो हमें ये टर्म मिलेगी, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा डायरेक्ट, ठीक है। अब बात आती है यदि P लाइज एट सेंटर, अगर ये पॉइंट यहाँ के बजाय अगर यहाँ ही आ जाए तो क्या होगा, तो ये डिस्टेंस x 0 हो गई। इस फॉर्मूले में जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा, ठीक है। इफ x ग्रेटर देन a, अगर ये जो रिंग है इससे बहुत ही दूर, बहुत ज्यादा दूर है कोई पॉइंट, मतलब इसके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा दूर है, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को एक्स स्क्वायर मान सकते हैं, क्योंकि ये ए तो बहुत ही कम क्वांटिटी रह गई इस एक्स के आगे, तो हम इसको सिंपली एक्स स्क्वायर मान सकते हैं। और ए की जगह जब हम एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह जब हम एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला मिलेगा। देखिए इस फॉर्मूले में हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX एज इट इज, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमने यहाँ से बताया कि ये एक्स स्क्वायर के इक्वल है, क्योंकि ए
ना के बराबर है x के कंपैरिजन में, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, एक x से एक, ये बच गया x। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया 1/4πε0 QX के। और ये फॉर्मूला आपका देखा देखा लग रहा होगा, जो हमने पढ़ा था पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज के लिए सेम फॉर्मूला था। तो अगर ये पॉइंट बहुत ही दूर हो जाता है इस रिंग से, तो ये रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। आपको ये बात याद है, रिंग बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज, ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, ये जो फॉर्मूले हैं इनके लिए आप एक नोटबुक लगा लीजिएगा, उस नोटबुक में लिखिएगा ये फॉर्मूले और इनको बार बार रिवाइज कीजिएगा, आपको याद हो जाएगी। देखिए, हमारा जो पेपर है वो एमसीक्यू बेस होता है, 60 नंबर की फिजिक्स आती है और टाइम भी 60 मिनट का, एक क्वेश्चन 1 मिनट, मतलब कुछ क्वेश्चन में 2 भी लग सकती हैं। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम डेरिवेशन करके फिर ई की वैल्यू निकालें। तो इससे अच्छा है आप डायरेक्ट ये वैल्यू याद रखिएगा, और याद करने का सबसे अच्छा तरीका बार बार रिवाइज कीजिएगा, आपको ये याद हो जाएगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब दो चार्जेस हैं, एक प्लस, अब तक हमने देखा दो प्लस प्लस चार्ज थे, ठीक है, या दो माइनस माइनस। अब डाइपोल कैसे बनता है, एक प्लस हो और एक माइनस, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा। ठीक है, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू, दोनों को 2l डिस्टेंस से सेपरेट कर रखा है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होगा Q इंटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2l। सिंपल सा फॉर्मूला है, आप ध्यान रखिएगा। दो चार्ज हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो हम उसको बोलेंगे डाइपोल। 2l डिस्टेंस से सेपरेट कर रखे हैं, अगर हमें उनका इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है तो Q इंटू 2l, आप ये याद रखिएगा। ठीक है, 1 मिनट। देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये तो पढ़ लिया हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इसका फॉर्मूला। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा, जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ था, ऐसे ही एक डाइपोल की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये है एक डाइपोल, इसमें एक्सियल पॉइंट पर पढ़ेंगे सबसे पहले। इस पॉइंट पर ये है एक्सियल पॉइंट, अगर ऊपर होता तो होता इक्वेटोरियल, जो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्सियल पॉइंट पर देखिए आप, ये प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू, ये एक डाइपोल है और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2l। ठीक है, और यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए देखिए, ई का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, 1/4πε0 Q डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये पढ़ा था हमने फॉर्मूला। अब यहाँ से Q की वैल्यू निकालिए, डाइपोल की वैल्यू ये है तो Q की वैल्यू निकालिए आप। तो Q की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, P डिवाइड बाई 2l। ठीक है, उसको यहाँ पुट कर दीजिएगा। 2l मतलब इसको R भी मान सकते हैं, डिस्टेंस है ना, तो R भी मान सकते हैं। तो हम इसको जब पुट करेंगे तो ये E 1/4πε0 इक्वेटोरियल पॉइंट पर है, तो ये 2p डिवाइड बाई R क्यू। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी सिंपल सी टर्म। ठीक है, तो ये बन गया इसका फॉर्मूला, जो आपको याद रखना है, 1/4πε0 2p डिवाइड बाई R क्यू। और ये P एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन। ठीक है, P क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये पढ़ा हमने एक्सियल पॉइंट के लिए, इसी पॉइंट पर जिस पर ये लाई कर रही है, इसी पॉइंट। अब पढ़ेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट P पर, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला 1/4, माइनस का तो सिंबल आएगा साथ में, 1/4πε0 P डिवाइड बाई R क्यू।
इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर है 2p, यहाँ पर है p। ये दोनों फार्मूले आपको अभी याद हो जाएंगे। देखिए एक्सियल पॉइंट पर 1/4πε0 2p डिवाइड बाई आर क्यूब, और ऊपर की बात करेंगे तो 1/4πε0 सिंपल p डिवाइड बाई आर क्यूब। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने। अब जनरल पॉइंट के लिए अगर हम बात करें, जनरल पॉइंट के लिए देखिए ये तो था एक्सियल पे, ये इक्वेटोरियल पे, अगर कहीं भी मतलब कहीं भी जनरल, ये फॉर्मूला 1/4πε0 p डिवाइड बाई आर क्यूब √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अगर आप ये फॉर्मूला याद रख लेते हैं तो आपको ये दोनों भी याद रखने की खास सी जरूरत नहीं होगी। ये फॉर्मूला देखिए, इसमें अगर ये एक्सियल पॉइंट पर है तो कोस की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 0, कोस 0 1 3 1 4, तो ये आ जाएगा 2p। ठीक है, सेम फॉर्मूला आ गया ये वाला। अगर इक्वेटोरियल पर है तो कोस की वैल्यू कितनी होगी 90, और कोस 90 होता है 0, तो ये फॉर्मूला 1/4πε0 p r क्यूब। ये जर्नल के लिए, अगर इसको आप याद रख लेते हैं तो अगर एक्सियल पूछा जाए तो थीटा की जगह 0 रखो, इक्वेटोरियल पूछा जाए तो थीटा की जगह 90 रखो, आपको दोनों मिल जाएंगे। ये दोनों याद रख लो तो बहुत अच्छी बात, वरना सिंपल ये वाला फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, ये दोनों बड़े इजीली आप निकाल पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब पढ़ते हैं टॉर्क। टॉर्क ऑन ए डाइपोल। एक डाइपोल है, डाइपोल समझ रहे हो ना आप, जिसमें दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, अब इसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हमने ये डाइपोल रख दिया। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज, हमने क्या पढ़ा था पॉजिटिव चार्ज के बारे में, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरफ फोर्स, ये हमने पीछे पढ़ा था। पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसी तरफ फोर्स की डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फोर्स भी इधर। ठीक है, दूसरा नेगेटिव चार्ज के बारे में क्या पढ़ा था, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फोर्स इधर। अब ये पेन है, ठीक है, इसको मैंने टेढ़ा कर दिया। ठीक है, अब मैं एक तो फोर्स लगा रही हूँ इस तरफ और एक लगा रही हूँ इस तरफ, ये हिल नहीं रहा, लेकिन मैं अपनी तरफ से दोनों इक्वल फोर्स लगा रही हूँ, इस वजह से हिल नहीं रहा। ठीक है, लेकिन इसमें एक टॉर्क का फॉर्मेशन हो जाएगा। वैसे ही ये जो ये डाइपोल है, ये है फिक्स शेप पर, इस पर इक्वल फोर्स लग रहे हैं, एक इधर एक इधर, लेकिन ये एक एंगल पर है, मतलब अगर ये सीधा खड़ा होता तो कोई असर नहीं था, लेकिन ये एक एंगल पर टिल्ट है, तो इसके ऊपर एक टॉर्क आ जाएगी। और उस जैसे इन पे फोर्स पढ़ते हैं पहले, F1 पर फोर्स QE इलेक्ट्रिक फील्ड, F2 पर -QE, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अब टॉर्क की बात करें, टॉर्क का फॉर्मूला PE sin थीटा। टॉर्क क्या होता है, PE sin थीटा। अब P क्या है आपको पता है ना, पीछे पड़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल Q इंटू 2L। ठीक है, और अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो P भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्रॉस जब साइन आ जाता है तो इसका मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है, इसको सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये टॉर्क के बारे में याद रखिएगा, अगर डाइपोल के ऊपर टॉर्क से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मूला लगेगा PE sin थीटा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल, ये डाइपोल था, इसमें दो चार्जेस थे, यहाँ पर चार्जेस की संख्या है 4, यहाँ पर 4 चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा ER² E², और ER की वैल्यू देखिए 1/4πε0 3 थीटा 2R4 3 cos स्क्वायर थीटा R कैप, ये आप याद रखिएगा। दूसरा E थीटा 1/4πε0 3 थीटा डिवाइड बाई 2R4 साइन 2 थीटा थीटा कैप। ये फॉर्मूले थोड़े बड़े हैं, लेकिन आप जब इनको बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और जैसे डाइपोल को हमने रिप्रेजेंट किया था P से, Q इंटू 2L आया था डाइपोल, और क्वाड्रुपोल को रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से,
और ये आएगा P इंटू 2L। डाइपोल क्या था, Q इंटू 2L। क्वाड्रपोल क्या आएगा, P इंटू 2L। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पढ़ लिया हमने इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उसकी जो लाइंस बनती है उनके बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कोई भी चार्ज है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो एक पॉइंट से एक डेफिनेट डायरेक्शन में होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है। टू लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे कि अगर टेंजेंट के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, जैसे दो लाइन है, इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया, तो इस लाइन का टेंजेंट ये और इस लाइन का ये टेंजेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया और ये। और एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, जो मैंने आपको बहुत बार बता दिया है इसी क्लास में, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर जाती है, उसे पॉजिटिव लोग पसंद नहीं। आप उसको ऐसे याद रख सकते हैं। और नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है, उसको नेगेटिव बंदे पसंद है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हो गए पॉजिटिव नेगेटिव, इनको सिंबल से रिप्रेजेंट कर रखा है। दूसरा देखिए, एरिया वेक्टर। वैसे तो आपने पढ़ा है एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब एरिया का कोई डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन अगर जैसे मैं आपको कह दूं ये पानी है, ठीक है, ये बहुत तेज से आ रहा है, ये कोई दरवाजा है, इससे अंदर घुस रहा है पानी, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, दरवाजे का जो ये हिस्सा है, ये वाला नीचे वाला, इससे पानी ज्यादा एंटर कर रहा है। तो एरिया की एक डायरेक्शन हो गई कि एरिया का जो ये हिस्सा है इसमें से पानी ज्यादा एंटर कर रहा है, ऊपर वाले से कम। तो हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एरिया वेक्टर टर्म का यूज कर लेते हैं। जैसे ये एक कोई भी एरिया है तो इसका वेक्टर होगा इसके परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर, जिसको ए डॉट ए कैप से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है लेकिन हम एरिया वेक्टर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जो मैंने आपको पानी की बात बताई थी अभी अभी कि एक दरवाजे से कितना पानी घुस रहा है, कितनी हवा अंदर आ रही है खिड़की से, तो हम कह रहे हैं वो कितनी हवा आ रही है, लेकिन कितना चार्ज किसी क्वांटिटी से एंटर कर रहा है, किसी एरिया से कितना चार्ज एंटर कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जितना भी चार्ज एक सर्टेन एरिया से जितना भी चार्ज एंटर करता है हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे कि ये एक सीट है, मान लो इधर से बहुत ही ज्यादा चार्ज एंटर कर रहा है, इधर से कम, तो हम कहेंगे इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ज्यादा है। ठीक है, इसको हम समझ, चार्ज कितना एंटर कर रहा है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली टू एन एरिया। अब चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली टू एन एरिया, एक एरिया से टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं या उसके अंदर जा रही हैं उसको कहेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली टू एन एरिया, किसी भी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही पैटर्न में जा रही है, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये एरिया वेक्टर है, तो इसका फॉर्मूला होगा ई ए कोस थीटा, मतलब यूनिफॉर्म पैटर्न में जा रही है। अगर ये कोई सीट है तो इसमें से इक्वल हर एक पॉइंट पर, ठीक है, ये हो गई यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म है तो इसका फॉर्मूला, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से। ठीक है, और इसका फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ए कोस थीटा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कहीं से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कहीं से कम, किसी में कोई डायरेक्शन है किसी में कोई डायरेक्शन, तो ठीक है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसका फॉर्मूला। अब
अगर सेम पैटर्न में था तो हमने जनरली बता दिया कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं। लेकिन अगर वो यूनिफॉर्म पैटर्न में नहीं है, मतलब जैसे ऐसा है, इधर से बहुत ज्यादा जा रही है, इधर से कम, तो हम इसको एज जनरल नहीं बता सकते। इसके छोटे छोटे एरिया वेक्टर को लेकर, छोटे छोटे एरिया को लेकर फिर टोटल सम करके फिर हम बताएंगे कि टोटल फ्लक्स कितना है। तो उसके लिए डी फाई, डी का यूज हुआ डिफ्रेंशिएशन का, ई इंटू डी ए, एरिया भी पूरा नहीं लिया, छोटा छोटा एरिया, कंप्लीट निकालने के लिए फाई ई और इसका इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दोनों ही फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर यूनिफॉर्म है तो ई ए कोस थीटा, नॉन यूनिफॉर्म है तो ई डी ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं गाज थ्योरम। गाज थ्योरम, ठीक है, हम गाज थ्योरम पढ़ेंगे जो इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गाज थ्योरम पढ़ेंगे, फिर इसकी एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, total flux passing through a closed surface is 1 by epsilon naught time the net charge enclosed by that surface। अब जो हमारी ये प्रॉब्लम थी ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो अलग फॉर्मूला, नॉन यूनिफॉर्म है तो अलग फॉर्मूला, इसको गाज थ्योरम ने बहुत ही इजी बना दिया। इन्होंने क्या बताया कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या है, एक कोई क्लोज सरफेस में चार्ज है, उसका हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है कि इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है। तो उसके लिए इन्होंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया कि आप उस चार्ज को रख दीजिए Q और उसके डिवाइड बाई 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, उसको 1 बाई एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा फ्लक्स। ये कोई सरफेस था जिसके अंदर Q चार्ज इनक्लोज था। अब हमें इसका फ्लक्स निकालना है, तो ये Q चार्ज एज जीटीज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये सिंपली क्या आ गया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही सिंपल वे में इन्होंने बता दिया गया, लेकिन सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज। ठीक है, दूसरा जो हमने इससे पहले जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, फाई ई ई डॉट डी ए। अब इन दोनों की बात तो सेम ही है, दोनों बता तो फ्लक्स ही रहे हैं, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, ई डॉट डी ए क्यू एप्सिलॉन नॉट। ये इंटीग्रल फॉर्म आ गई है किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अगर डिफरेंशियल फॉर्म की बात करें तो डेल यूज कर लेंगे, डेल डॉट ई और रो डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखिए, रो ई डी ए जो पीछे फ्लक्स निकाला था हमने, और ये गाज सरफेस के गाज थ्योरम के अकॉर्डिंग Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाज थ्योरम के, वो देखिए। इन जनरल फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था हमने, वो किसके लिए था, वैक्यूम के लिए। अगर जनरल की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन, और जिसकी वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट के, मतलब जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट था। ठीक है, किसके लिए, वैक्यूम के लिए। अगर जनरल बात करें, अगर कोई मीडियम प्रेजेंट हो तो उसके लिए हम लिखेंगे क्यू एप्सिलॉन के, एप्सिलॉन नॉट के। तो के की वैल्यू वैक्यूम के लिए मैंने क्या बताई थी, 1, तो यही आ जाएगा सेम वैक्यूम के लिए। अगर कोई मीडियम होगा तो के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, इट इज वैलिड फॉर क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप। शेप चाहे कुछ भी हो, मतलब कुछ भी, मतलब चाहे ऐसी शेप हो, चाहे ऐसी हो, मतलब कैसी भी शेप हो, होनी चाहिए क्लोज, एक क्लोज सरफेस होनी चाहिए, तभी ये जो गाउस थ्योरम है ये एप्लीकेबल। तीसरा, नेट फ्लक्स जीरो फॉर क्यू टू बी आउटसाइड। जैसे ये कोई सरफेस है, इसके अंदर तो चार्ज नहीं है लेकिन क्यू यहाँ पर प्रेजेंट है, तो अब इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने को बोल ले, तो यहाँ पर अगर क्यू ही नहीं है, मतलब क्यू ही जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो आएगा। ठीक है, क्यू अगर आउटसाइड प्रेजेंट है तो इस गाजियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी। ठीक है, तीसरा ये बता ही दिया आपको कंपैरिजन, ई डॉट डी ए डिवाइड बाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यूजफुल फॉर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
अब ये सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, शेप कुछ भी हो, शेप कोई भी हो, लेकिन ये नहीं कि इधर तो चार्ज ज्यादा है और इधर कम है, इधर कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब चार्ज ऐसा होना चाहिए, देखिए इक्वली, इक्वली कहीं से भी उठाकर देख ले हमें अलग ना लगे। तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तब ही हम गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीजीटी फिजिक्स में यहाँ से क्वेश्चन बनना ही है, आता ही है हर साल, तो इनको आप ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद हमारी ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। पहली एप्लीकेशन देखिए, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। एक कोई वायर है, ठीक है, इस शेप की, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आसपास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, उसको कैलकुलेट करना है। तो अगर कोई भी लॉन्ग चार्ज वायर है, ये कोई वायर है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है ये मान लो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है ना, उसकी आप एक बात याद रखिएगा, उसकी शेप कैसी होती है, सिलेंड्रिकल। ये ही इसमें मेन पॉइंट है। कोई भी लॉन्ग चार्ज वायर है, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसकी शेप कैसी होगी, सिलेंड्रिकल, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ फॉर्मूला इसका, बहुत ही इजी है, आप कर लेंगे। देखिए E इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, 1/4πε0, ठीक है, Q1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और Q की वैल्यू जो हमने पीछे पढ़ी थी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हमने Q की वैल्यू पढ़ी थी लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई एल, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। तो ये अप्लाई करेंगे हम, Q की जगह रखेंगे लैम्डा एल डिवाइड बाई 4πε0 आर स्क्वायर। लेकिन देखिए जो ये हमने एल रखा है, ये लॉन्ग सिर्फ वायर की बात नहीं है, ये 2D में आ गया, मतलब एक सिलेंड्रिकल शेप है, और सिलेंडर का जो एरिया होता है वो होता है लैम्डा 2π/r/l डिवाइड बाई 2r/l डिवाइड बाई 4πε0 आर स्क्वायर। तो एक आर से एक आर कैंसिल, ठीक है, और 2π से 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। और एक दूसरे मेथड से देख लेते हैं हम इसको अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था, E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q/ε0, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। इस फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं, ds की जगह हम क्या रखेंगे, 2πr, इसका फॉर्मूला होता है सिलेंडर का 2πr/l, 2πr/l, ये l इसकी लेंथ है सिलेंडर की, ठीक है। अब E को इधर लेके जाएंगे हम, Q डिवाइड बाई 2πr/l, इधर आया 2πε0 r और l, ठीक है। और Q/L हमने क्या पढ़ा था, लैम्डा, लैम्डा क्या था, Q/L, तो इस Q/L की जगह हम रखेंगे लैम्डा, तो हमें सिंपली ये मिल जाएगी E इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई 2πε0 r, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से ये इजी रहेगा कैलकुलेट करना, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया, किससे कैलकुलेट किया, E डॉट डी एस था, उसको Q/ε0 के इक्वल रखा, ds की जगह हमने सिलेंडर का एरिया यूज किया 2πr, और सिलेंडर की लेंथ है l, ठीक है। ds को नीचे लेके गए तो आ गया हमारे पास q डिवाइड बाई 2πr/l डिवाइड इंटू ε0। अब Q/L क्या था, लैम्डा, और बाकी टर्म एज इट इज। यहां से हमने देखा क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियस के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। और ग्राफ की बात करें तो ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, तो ये ग्राफ जितना जितना आर बढ़ेगा ई की वैल्यू घटती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सीट। अब यूनिफॉर्मली चार्ज सीट के बारे में पढ़ेंगे तो इसका आएगा E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यूनिफॉर्मली कोई भी चार्ज सीट है तो सिग्मा यूज करते हैं। सिग्मा किसके लिए आता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो जहां पर एल आया था यहाँ पर एरिया की टर्म आएगी, तो हम उसको कहेंगे सिग्मा, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर यूनिफॉर्मली चार्ज सीट थी, इसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। इसमें हम देखा क्या, ये लेंथ पर डिपेंड नहीं करती। कितनी दूर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फील कर रहा है ये इसकी लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब यहाँ भी इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, मतलब ये एक लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसका मतलब इनफाइनाइट पर नहीं, ये स्मॉल डिस्टेंस की बात हो रही है, ये आर पर डिपेंड नहीं करता। इसका फॉर्मूला ये है, और सिग्मा मैंने आपको बताया क्यू बाई ए। सेम उसी फॉर्मूले से ई डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब इस ds को इधर लेके जाएंगे, ds की जगह हम जब रखेंगे एरिया, इस सीट का एरिया डिवाइड बाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये एरिया 2 की टर्म में है तो E इज इक्वल टू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और ये क्यू बाई ए हो जाएगा सिग्मा। तो सिंपली E आ जाएगा हमारे पास सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये सिंपल फॉर्मूला आ गया, ठीक है, याद रखिएगा। E इज नॉट डिपेंड ऑन R, E R पर डिपेंड नहीं कर रहा। सिग्मा ग्रेटर देन 0, अगर सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये एक डेंसिटी है चार्ज पर यूनिट एरिया, अगर ज्यादा है 0 से तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर सिग्मा 0 से कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप याद रखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल सीट। अब पैरेलल सीट से पढ़ेंगे जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे जो हम कैपेसिटर पढ़ते हैं वो भी इन्हीं पर डिपेंड करता है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। 2 सीट ले ली गई, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गया, मैंने क्या बताया था आपको, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाता है, अवे जा रहा है। अब इस ए नंबर दे लीजिए इसको, इसको बी, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ए की वजह से अवे, E1 अवे, इसकी वजह से अवे, ठीक है। अब इस सीट पर निकालेंगे E1, इस सीट की वजह से अवे, इस सीट की वजह से अवे, मतलब पॉजिटिव चार्ज से हमेशा अवे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कोई चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे, ठीक है। जो अंदर है, इनसाइड है, दोनों पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो इक्वल मैग्नीट्यूड में है और डायरेक्शन में अपोजिट है। तो हम कह सकते हैं दो पॉजिटिवली चार्ज अगर हमारे पास सीट है, दो पैरेलल पॉजिटिव चार्ज सीट है, तो उसके और दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है, ठीक है। क्योंकि E1 का डायरेक्शन ये, E2 का ये, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 0 आ जाएगा। आउटसाइड की बात करें, आउटसाइड देखें, E1 इधर, E2 भी इधर, E1 इधर, E2 भी इधर, तो आउटसाइड हम इन दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। एक कोई भी सीट की वजह से, जो मैंने आपको पीछे बताया था, क्या था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, देखिए यहाँ पर बताया था आपको सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक सीट की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सीट है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये तो आ गई 2 पॉजिटिव चार्ज सीट की वजह से। अब नेगेटिव, एक पॉजिटिव ले लें और एक नेगेटिव, तो क्या होगा देखिए, यहां पर निकालना है हमने। पहले सीट ए की वजह से देखिए, फिर बी की वजह से, पहले ए की वजह से देखिए, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, अवे, इधर, तो ये रिप्रेजेंट कर दिया E1।
ये शीट कैसी है, नेगेटिव, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, नेगेटिव की तरफ। मैंने बताया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव लोग पसंद है, तो ये नेगेटिव इसकी वजह से इधर। अब इस शीट पर यहाँ पर देखिए, ए की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ तो जाता ही है, और इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब अंदर की बात कर लेते हैं, अंदर क्या चल रहा है, पॉजिटिव से तो अवे जाता है, ठीक है, पॉजिटिव से कैसा जाएगा, अवे, दूर, और नेगेटिव की तरफ जाता है तो नेगेटिव की तरफ, ठीक। ये दोनों डायरेक्ट, अब इन आउटसाइड एक इधर है, एक इधर, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, जीरो हो जाएगा, इधर भी जीरो हो जाएगा। अब इनसाइड की बात करें तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। एक सीट की वजह से क्या था, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो हमने यहाँ पे किया। दो की वजह से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन। अगर सीट दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है तो इनसाइड में हमें जीरो मिलेगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो इनसाइड में तो हमें कुछ मिलेगा, लेकिन आउटसाइड में जीरो मिलेगा। इसमें उल्टा है, आउटसाइड में हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड में जीरो। अब जो तीसरी एप्लीकेशन है गाजला की, वो देखते हैं। ई जस्ट आउटसाइड ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, एक कोई चार्ज कंडक्टर है, उसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले जो एक चार्ज कंडक्टर होता है, उसके जो सरफेस होती है, यहाँ पर चार्जेस आ जाते हैं बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ चार्जेस आ जाते हैं और अंदर कोई चार्ज नहीं बचता। अगर कोई भी कंडक्टर है तो उसके अंदर चार्ज नहीं होता, उसके सरफेस पर चार्ज आ जाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या कह सकते हैं, इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। जब कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड कब होता है, जब कोई चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ठीक है। तो इनसाइड की तो बात ही खत्म हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। आउटसाइड, अब आउटसाइड देखिए, ये सीट देखिए, ये लगभग सेम है इस जैसे ही, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, यहाँ भी ऐसा ही था, तो आउटसाइड सेम सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, आउटसाइड ये मिल जाएगा। तो एक कोई भी जो कंडक्टर होता है वो एक ऐसी सीट की तरह बिहेव करता है, सेम चार्ज सीट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ये देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। ये चार्ज स्फेरिकल सेल है, मतलब एक कंडक्टर है, ठीक है। इस पे भी सेम वही, अंदर तो कोई चार्ज नहीं और इसके सरफेस पर चार्ज है। देखिए ये सरफेस पर चार्ज है, इसका रेडियस आर है, ठीक है। अब सबसे पहले आउटसाइड निकालते हैं हम इसके। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्यू बाई ए, ये मैंने आपको बता दिया, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। अब सबसे पहले हम निकालेंगे आउटसाइड, मतलब इस पॉइंट पर, ठीक है। इस पॉइंट पर निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, टोटल चार्ज Q, इस पर टोटल चार्ज Q है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर ये डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है। अब इस Q की जगह क्या रख सकते हैं हम, सिग्मा ए, यहाँ रखा हमने सिग्मा ए, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब जो ये ए है, एरिया, ये किसका एरिया है, एक स्फेयर का, और स्फेयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई और ये रेडियस आर स्क्वायर, और एज इट इज, ठीक है। अब इसको अरेंज कर लेंगे तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई से ये 4 पाई कट गया, बच गया क्या, आर डिवाइड बाई आर और इसका स्केल। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले से आप इस एप्लीकेशन से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखें, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। अब ये जर्नल फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें निकालना है एट सरफेस, सरफेस के ऊपर हमें यहाँ पर, मतलब यहाँ पर सरफेस पर, यहाँ पर निकालना है। तो सरफेस पर मीनिंग क्या हुआ, जो ये आर है ना, ये आर, ये इसी के इक्वल कर दिया गया, मतलब इतना लंबा आर था लेकिन इसको अब इसके रेडियस के इक्वल ही आ गया ये, यहाँ पर ये आर की वैल्यू ही तो है,
तो इस r को हम r से रिप्लेस कर देंगे। देखें E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या था r रेडियस था, और ये थी लेंथ डिस्टेंस, किस पॉइंट पर निकालना है, अब हमें इसी पॉइंट पर निकालना है, तो ये भी हो जाएगा r और इसका स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर 1, तो E आ गया हमारे पास सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, अब इनसाइड ये सिग्मा है। ठीक है, अब इनसाइड की बात करते हैं। इनसाइड क्या रहेगा, अंदर की तरफ देखें। जब मैंने आपको पिछली सीट में पढ़ाया, जो एक कंडक्टर होता है उसके आउटर सरफेस पर सारा चार्ज आ जाता है और इनसाइड चार्ज नहीं बचता, मतलब इनसाइड चार्ज 0 हो जाता है। ठीक है, तो इनसाइड कोई चार्ज नहीं है, इस स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्यू क्या है 0। जब क्यू ही 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। और ये हो गया इसका ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ये है ग्राफ। अब ये ग्राफ कैसे खींचा, देखिए आउटसाइड आर पर डिपेंड कर रहा था। ठीक है, फिर एक पॉइंट आया आर पर कोई डिपेंडेंस नहीं है इसकी, फिर दोबारा से ये आर स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, तो ये आप समझ लीजिएगा। ठीक है, ये इसका ग्राफ शायद, एक मिनट, हाँ ये लास्ट स्लाइड है हमारी और फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब तक हमने क्या पढ़ा, वो क्या था, एक कंडक्टर था जिसका सारा चार्ज उसके सरफेस पे आ गया। अब एक नॉन कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं हम, उसके अंदर क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट उसके अंदर ही रहता है, बाहर नहीं आता चार्ज। ठीक है, तो आउटसाइड की बात करें यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो उसके लिए 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर, और इसको सेम उसी टर्म से जैसे रो हमने पढ़ा था Q बाई वी, ये पढ़ा था, तो Q की जगह क्या पुट करेंगे, रो V, और V क्या थी, वॉल्यूम, सरफेस का वॉल्यूम Q इंटू 4/3πr3। ठीक है, इस फॉर्मूले में Q की जगह QV, एक मिनट, रो V, रो V, ये रो है, रो V, Q इज इक्वल टू रो V, सॉरी, ये है रो इज इक्वल टू Q बाई V। ठीक है, और Q की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा रो V। ठीक है, और रो ये एज इट इज, V की वैल्यू जो वॉल्यूम होता है स्फेयर का 4/3πr3। तो जो ये Q की वैल्यू आई हमारे पास, ये जो Q की वैल्यू आई, ये जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ये फॉर्मूला आप पुट करके देख लीजिएगा, आपको सेम फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, E इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट r³/3r²। अब इसमें भी सेम ही करेंगे, हम सरफेस पर निकालेंगे। सबसे पहले जब सरफेस पर निकालेंगे तो क्या होगा, ये r और ये r दोनों सेम हो जाएंगे, और जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे ये r, इस r की जगह जैसे, एक मिनट, जैसे हमने पुट किया रो बाई एप्सिलॉन नॉट r³ एज इट इज 3, इस r को भी r ही लिखेंगे क्योंकि सरफेस पर है तो दोनों रेडियस की टर्म में है, इस 2 से ये कैंसिल, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया ये E इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट r/3। ठीक है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ये r आएगा शायद। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब इनसाइड की बात करें, जब हमने कंडक्टर में इनसाइड की बात की थी तो उसमें हमने क्या बताया था कि इनसाइड कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, क्यू 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। लेकिन जब नॉन कंडक्टर की बात करते हैं तो क्यू 0 नहीं होता, नॉन कंडक्टर के अंदर भी चार्ज अंदर ही होता है, बल्कि सरफेस पर नहीं होता, अंदर ही होता है। तो उसके लिए जब हम इनसाइड किसी पॉइंट पर बात करेंगे तो देखिए फॉर्मूला आएगा ये
रो बाई एप्सिलॉन नॉट आर डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये सिंपल सा है, कर लीजिएगा आप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके लिए, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आगे आपको क्लासेस चाहिए या नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू।